हेलो गाइस, गुड इवनिंग। विजय साडा दिस साइड। और आज हम करने जा रहे हैं चार्ट रिवीजन फॉर द पर्पज ऑफ सीए एंड सीएमए फाइनल्स, टू सम एक्सटेंट सीएस प्रोफेशनल के लिए भी। ये चार्ट जो है ये ekatvam.academy.com से मिल सकता है और ये चार्ट रिवीजन अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल मत भूलना। याद होगा तो हम लोगों ने पहले ही कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं, तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना ताकि आप लोग पता करते रहे। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत वैल्यू मिलती है। चलिए आइए, तो आज हम लोग पहला चार्ट रिवीजन का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 3, रिटर्न ऑफ इनकम। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ये चैप्टर का जो रेंज है ये 4 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, मतलब 4 to 6 मार्क के लिए इस चैप्टर को पूछा जा सकता है। उसमें से भी इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको स्टार मार्क करा देता हूं। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी है, पहला है 139। ड्यू डेट एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपको याद रखनी है। इसके बाद में पैन एक ऐसी चीज है जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। मैं एबीसी एनालिसिस में भी ये बोला है कि पैन का प्रोविजन मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। एंड ऑन द नेक्स्ट पेज अपडेटेड रिटर्न, ये वो वाली चीजें हैं जो मेरे को लग रहा है कि पैन चैप्टर के अंदर में पूछी जा सकती है। यस, आपके स्पेसिफिकली मई 24, नवंबर 24 या जून 24, दिसंबर 24 अटेम्प्ट के लिए। तो ये जो रिविजन सीरीज है ये नवंबर 24 के लिए भी बिल्कुल कॉमन है, दिसंबर 24 के लिए भी बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट सेम रहता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। यस, सबसे पहले सेक्शन 139 की सीरीज चालू करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर आप नए हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक सीरीज पढ़ के रखी है, 10 चैप्टर की सीरीज, और ये उसी से लिंक्ड टॉपिक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले इनकम टैक्स अथॉरिटी पढ़ के आइएगा। तो आपको तो याद होगा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सबसे पहले आप क्या फाइल करते हो, रिटर्न फाइल करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो हम लोगों ने इनकम टैक्स अथॉरिटी में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिटर्न ऑफ इनकम, किसको भरना है, क्या भरना है। देखिए, वॉलंटरीली रिटर्न कभी भी भरा जा सकता है। वॉलंटरीली रिटर्न क्या किया जा सकता है, कभी भी भरा जा सकता है। मैंडेटरीली रिटर्न आपको कब भरना है, मैंडेटरीली रिटर्न आपको कब भरना है, ये चीज सेक्शन 139 में लिखी है। तो आइए याद करके देखते हैं। चलो जल्दी से याद करो। सबसे पहले कंपनी और फर्म, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, आपको रिटर्न भरना है। तो पहला कंपनी इंक्लूडिंग फर्म, फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स एलएलपी। दूसरा, एवरी पर्सन इफ द इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कोई भी व्यक्ति अगर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रहा है, ही नीड्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। यस। थर्ड पर्सन बीइंग आरओआर हैविंग एसेट्स और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। सो अगर आप कौन है बेटा, आप अगर आरओआर है, आपका कोई असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट या साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, तो आपको रिटर्न भरना है। आगे चल के जब हम इंटरनेशनल टैक्स में जाएंगे तो आपको बताऊंगा, दीज आर वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो आपको क्या करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। यस। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी को रिटर्न कब भरना है, ये पॉइंट काम का है। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई को रिटर्न कब भरना है, जब इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो, बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड एग्जम्पशन अंडर 54 सीरीज। यस। सो इफ द टोटल इनकम assessable without claiming deduction under section 1038, 10A, 10B, 10BA and 54 exemption series and 80C to 80U exceeds the maximum amount not chargeable to tax, तो इनको रिटर्न भरना जरूरी है। नेक्स्ट आता है फर्दर पर्सन, अगर कोई भी पर्सन डिपॉजिट करता है एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट, कोई भी व्यक्ति जो करंट अकाउंट के अंदर में 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डिपॉजिट कर रहा है, यस, ही नीड्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। अब इस क्राइटेरिया के लिए आपकी इनकम कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, डिपॉजिट किस मोड में हुआ है वो भी काम का नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट बोला है, कैश डिपॉजिट नहीं। तो मान लीजिए अगर एनईएफटी के थ्रू भी डिपॉजिट आ रहा है 1 करोड़ से ऊपर, तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत है। नेक्स्ट, और इनकर एन एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज ऑन फॉरेन ट्रैवल फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। यदि आप खुद के ऊपर या अपने किसी रिलेटिव के ऊपर क्या करते हैं, या किसी नॉन रिलेटिव के ऊपर भी फॉरेन ट्रैवल का खर्चा करते हैं 2 लाख से ज्यादा का, तो आपको रिटर्न भरना है। थर्ड, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है अगर वो साल भर में 1 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न भरना है। तो 3 क्राइटेरिया है इसके अंदर में, जल्दी से बताइए कौन कौन। पहला, अदर देन कंपनी एंड फर्म्स के लिए डिपॉजिट अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो रहा है, फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ऊपर का खर्चा किया जा रहा है, या इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बिल 1 लाख रुपए है, तो आपको रिटर्न भरना है। फाइनेंस एक्ट 22 ने कुछ और लोगों को बोला था रिटर्न भरना है। कौन कौन है ये लोग। पहला, अगर पर्सन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और इनका सेल्स 60 लाख से ऊपर चले जाए तो आपको रिटर्न भरना है। तो अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए अब उसको लॉस है, तो ऐसा व्यक्ति रिटर्न भरता नहीं था अनलेस एंड अनटिल ही हैज टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस। तो अब इनको भी रिटर्न भरना पड़ जाएगा। मान लीजिए अगर सेल्स टर्नओवर 60 के ऊपर है बट यू आर हैविंग अ लॉस, yes, even though you do not need to carry forward the loss, still you need to file return. Next, अगर कोई पर्सन कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस या प्रोफेशन और
आपकी ग्रॉस रिसीट इन प्रोफेशन एक्सीड कर जाती है कितने से बेटा, 10 लाख रुपीज से। तो यहाँ पे बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड द वर्ड प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के अंदर में ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ऊपर चल जाती है, आपको रिटर्न भरने की जरूरत है। अगर कोई एसएससी रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, इनका टीडीएस टीसीएस एक्सीड कर जाता है 50,000 रुपीज के ऊपर। तो अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, इनका जो टीडीएस डिडक्टेड है ये 50,000 से ऊपर गया है, इन्हें रिटर्न भरना है, दे नीड्स टू फाइल रिटर्न। इफ ही इज अ नॉन सीनियर सिटीजन and TDS TCS in his case is exceeding 25,000, he needs to file return. He needs to file return. Or a person having a saving bank account, deposit in one or more saving account exceeding 50 lakh rupees during the previous year. अगर कोई भी व्यक्ति अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ऊपर का डिपॉजिट करता है, एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट में, तो उसको क्या करना है, रिटर्न भरना है। चलो जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। विजय के पास 2 बैंक अकाउंट है, ICICI HDFC, 30 लाख 30 लाख। डू आई नीड टू फाइल रिटर्न? यस। विजय को इनकम हो या लॉस हो, इससे लेन देन नहीं है, यस और नो। तो चलिए वापस से एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। कंपनी फर्म को रिटर्न भरना है, इंडिविजुअल को रिटर्न भरना है अगर इनकम बिफोर डिडक्शन एंड एग्जम्पशन अंडर 54 सीरीज एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर मैं ROR हूं, हैविंग असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, यस और नो, हैविंग साइनिंग अथॉरिटी और असेट आउटसाइड इंडिया। चौथा, अगर कोई व्यक्ति है अदर देन कंपनी और फर्म जो 1 करोड़ के ऊपर डिपॉजिट करता है, करंट अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा खर्चा करता है, फॉरेन ट्रैवल पे खुद के लिए या किसी और बंदे के लिए, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का बिल जो जा रहा है वो 1 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है, तो आपको रिटर्न भरना है। फर्दर आपको रिटर्न भरने की जरूरत है अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, सेल्स 60 लाख के ऊपर जा रहा है, प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ऊपर जा रहा है, रिटर्न भरना है। यस। अगर आप सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आपका टीडीएस 50,000 से ऊपर जा रहा है, रिटर्न भरना है। अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट इज 25,000। एंड द लास्ट पॉइंट, सेविंग अकाउंट, एक या ज्यादा सेविंग अकाउंट के अंदर में आपने अगर 50 लाख से ऊपर डिपॉजिट किया है, आपको रिटर्न भरना है, यस और नो, राइट। चलिए, रिटर्न जो भरे जाते हैं ये प्रिस्क्राइब फॉर्म और प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर में भरे जाते हैं, यस और नो। चलो रिकॉल करो, 139(1) ये टाइम लिमिट तुमको बहुत बार पूछेगा। 139(1) का टाइम लिमिट, 139(1) का टाइम लिमिट। टाइम लिमिट बड़ा सिंपल है, कंपनी अदर्स, बात समझना, कंपनी अदर्स। अगर कंपनी है, जनरल डेट इज 31 अक्टूबर। मान लीजिए ये टीपी की लाइबिलिटी के अंदर में आ रहा है, नॉट जस्ट कंपनी, टीपी लाइबिलिटी के अंदर में भी आ रहा है, तो डेट इज 30 नवंबर। अदर देन कंपनी वालों के केस में, अदर देन कंपनी वालों के केस में, इफ दे आर लाइबल टू टैक्स ऑडिट 31 अक्टूबर, नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, यस और नो। तो ये तो खैर मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा, फाइनल में है तो आपको पता है जुलाई या अक्टूबर इज द रिटर्न फाइलिंग डेट। अगर टीपी वाला मैटर है तो नवंबर, अदरवाइज जुलाई या अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, इतना पॉइंट याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट, मान ले अगर रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो, यस, मान ले अगर रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो, अब ड्यू डेट तो अपनी फिक्स है जुलाई या अक्टूबर, जैसे आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा, 5,000 रुपीज इज द फीस, 5,000 रुपीज इज द फीस। हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रही, मैक्सिमम फीस कलेक्टेड कैन बी 1,000, मैक्सिमम फीस कलेक्टेड कैन बी 1,000। तो फीस ऑफ रुपीज 5,000 shall be applicable if ROI is furnished after the due date. However, if total income does not exceed 5 lakhs, fees shall not exceed 1,000 rupees. याद आ रहा है? This is section 234F. अच्छा जी सर, यहां से हमें क्या करना है, कुछ और चीजों पे जाता है। मैं जिस जिस सीक्वेंस में जा रहा हूं लेके चलना। सबसे पहले आता है 139(3), डायरेक्टली कम आ जाइए 139(3) के ऊपर। अब ये 139(3) बोलता क्या है? 139(3) बोलता है लॉस रिटर्न। याद करो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में अपने पढ़ा था, अगर पीजीबीपी कैपिटल गेन, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ये 3 तरीके के लॉस को अगर कैरी फॉरवर्ड करना है, कौन कौन से लॉस वापस बोल? पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ये 3 लॉस को अगर तेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न भरना जरूरी है विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 139(1). हालांकि 2 लॉस ऐसे हैं जो टाइम पे फाइल रिटर्न नहीं किया तो भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते। बता कौन से? कमेंट कर जल्दी से। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड हाउस प्रॉपर्टी। इनफैक्ट अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो तब भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है जब रिटर्न फाइल नहीं किया। एचपी के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, टाइम पे नहीं भरा चलेगा, पर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो तब भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है जब रिटर्न फाइल नहीं किया। सो लॉसेस अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी कैपिटल गेन ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, तो इधर जो ONM लिखा है दैट इज ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, इज अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड ओनली इफ रिटर्न इज फाइल्ड अंडर 139(1). However, 2 losses can be carried forward even if return is not filed on time. कौन सा है बेटा?
अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड एचपी। मैं चाहता हूं एक पॉइंट तुम बाजू में लिख दो इधर स्पेस में, यस, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड even if no ROI is filed. Unabsorbed depreciation can be carried forward even if no ROI is filed. डन है बेटा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 139(4) बिलेटेड रिटर्न। याद रखने का तरीका, जब तुम लेट हो जाओगे चार कंधों पे जाओगे। 139(4) जब तुम लेट हो जाओगे कितने कंधों पे जाओगे? चार कंधों पे जाओगे। अब बिलेटेड रिटर्न कब तक के भर सकते हैं? अब मेरी बात समझिए, बिलेटेड रिटर्न जो तूने इंटर में पढ़ा था और जो तू फाइनल पढ़ रहा है, इनके टाइम लिमिट्स में चेंज आ गया है। नाउ द न्यू टाइम लिमिट इज, इफ यू कैन नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ टाइम, still you can file the return 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. So 3 months prior to the date of filing return of income. अब before the end of assessment year, अब 3 month before the end of assessment year मतलब डेट तो दिसंबर आ गई। So by 31st December of the assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. So 3 months prior to the end of assessment year, 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. अच्छा, अब यहाँ पे असेसमेंट का मतलब सेक्शन 144 होगा। पूछो क्यों? जब आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो देयर कैन बी वन असेसमेंट, 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। याद आ रहा है? देन आता है 139(5) रिवाइज रिटर्न। शॉर्ट करने का तरीका, टाइम लिमिट सेम है। रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट सेम है, तो बोलो टाइम लिमिट क्या होगा? 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर। सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। देखिए अब ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, पर लॉ तो दिया है, पढ़ना पड़ेगा। अब क्या वो बोलता है, वो मान लीजिए आपने कोई रिटर्न फाइल किया, राइट, एंड दिस रिटर्न में कोई एनेक्चर फिल नहीं किया, कोई कॉलम फिल नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये डिफेक्ट कम्युनिकेट करेगा एंड 15 दिन का टाइम देगा इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए। इफ द डिफेक्ट इज रेक्टिफाइड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, वैलिड रिटर्न, अदरवाइज इट विल बी अज्यूम्ड रिटर्न इज नॉट फाइल्ड। So assessing officer may intimate the defect to the assessee and give him an opportunity to rectify the defect within 15 days, else return is straight away invalid. Else the return is straight away invalid. याद आ रहा है मालिक? अच्छा जी, अब समझिए, अब तक हमने पढ़ा 139, फिर हमने पढ़ा 139(1), फिर हमने पढ़ा 139(3), 139(4), 139(5). 4 और 5 का टाइम लिमिट सेम है। फिर हमने पढ़ा 139(9). अब कोई भी रिटर्न अगर मुझे भरना है, मेरे पास सबसे पहले क्या चाहिए? पैन। मुझे लग रहा है आपके अटेम्प्ट में ये पूछा जाएगा क्योंकि इसके अंदर में अपडेट्स आए हैं। यस, तो पैन, पैन क्या है? चलिए सीधे पैन के प्रोविजन में आइए एवरीवन, पैन के प्रोविजन में आइए। अब ये पैन क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर है जी, हर एक पर्सन का यूनिक होता है, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, 10 NSDL इशू करता है। ये हो गई बेसिक जानकारी, ठीक है। अब वॉलेंट्रीली पैन कभी भी लिया जा सकता है, मैंडेटरीली पैन कब लेना है वो इस सेक्शन के अंदर में लिखा है। सेक्शन 139A, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 139A, पैन अप्लाई करना है। कब तक अप्लाई करना है जी? सर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको कब तक के पैन के प्रोविजन के कंप्लायंस करने हैं? हाँ जी, पहला, हु रिक्वायर्स टू होल्ड द पैन? इफ पर्सन्स टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है, इसको पैन लेना है। इनफैक्ट सरकार ने यह भी बताया कब तक लेना है, बाय 31st May ऑफ द असेसमेंट ईयर। पूछो ऐसा क्यों? अरे पूछो ना ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए मेरे बच्चे कि अगर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है तो सेक्शन 139 बोल रहा है रिटर्न भर। रिटर्न कब तक के भरेगा? 31 जुलाई। जुलाई से पहले पैन तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ की डेट क्या दी? 31 मई। दूसरा,
वेयर पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एंड टोटल सेल्स टर्नओवर एक्सीड 5 लाख। अगर बिजनेस के टर्नओवर एक्सीड कर देता है 5 लाख का, तो आपको उसके लिए पैन लेना पड़ेगा। कब तक लेना पड़ेगा? बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों, मैं लॉजिक के साथ बताता हूं, पूछो क्यों। अगर बिजनेस का सेल्स का टर्नओवर 5 लाख रुपए से ऊपर है, अगर बिजनेस के सेल्स का टर्नओवर 5 लाख रुपए से ऊपर है, तो हाई चांसेस है कि आपको एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आए, और एडवांस टैक्स के फॉर्म भरने के लिए आपको पैन की जरूरत होती है। तो हाई चांसेस है कि वो हो, हालांकि जरूरी नहीं हर केस में हो ही, पर हाई चांसेस है हो सकता है प्रिजम्पटिव इनकम में भी अगर अपनी इनकम दिखा रहे होंगे तो देयर आर चांसेस कि आप रिटर्न तो भरोगे ही, एडवांस टैक्स भी भरोगे ही, तो ऐसे केस में पैन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लीजिए पर्सन को 139(4)A में रिटर्न भरना है, अब ये 139(4)A में किसको रिटर्न भरना पड़ता है? चैरिटेबल ट्रस्ट। सो अगर मान लीजिए चैरिटेबल ट्रस्ट का है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को भी पैन अप्लाई करना है बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन्हें भी अपना क्या भरना है? रिटर्न भरना है। चौथा, every person who is resident and enter into transaction, financial transaction other than individual। सो अगर कोई व्यक्ति है अदर देन इंडिविजुअल है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है, कितने से बेटा? 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर। सो अदर देन इंडिविजुअल व्यक्ति अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है 2.5 लाख रुपए से ऊपर, तो इसको पैन की जरूरत है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दे मस्ट हैव अ पैन। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे हो सकता है वो टीडीएस कट रहा कर रहा होगा, तो टीडीएस कैसे कट करेगा? जब तू पैन ही नहीं देगा तो टीडीएस फिर हायर रेट पे कट हो जाएगा। तो इनके लिए रिक्वायरमेंट लाई पैन लो। कब तक के लेना है? 31 मई ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर, 31 मई ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर तक के आपको रिटर्न पैन ले लेना है। लास्ट, एनी पर्सन हु इज अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ, who is applying the position of MD, partner, director, etc. इसको क्या करना है? पैन लेना है बिफोर 31 मई। अगर आप पार्टनर बनने जा रहे हैं, ट्रस्टी बनने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ एओपी भी हुआ है, पार्टनर ऑफ फर्म, आपको पैन लेना जरूरी है। ऐसा प्रोविजन इसलिए लाया है क्योंकि अगर मैं मान लीजिए किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने जाता था तो मेरे को डिन अप्लाई करना पड़ता था। जब मैं डिन अप्लाई करने जाता था, वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज पैन। अब वो बोलता था इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो मेरे को पैन लेना ही नहीं है, माई इनकम इज नॉट एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो उसको डिन भी नहीं मिल पाता था, और वो चैलेंज कर देता था इनकम टैक्स को भी और कंपनीज एक्ट को भी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, तेरे को पहले ही पैन ले लेना है, तेरा इनकम से कोई लेन देन नहीं है, तू पैन लेगा। यस, तो चलो 1 2 3 स्टार्ट। किस किस को पैन लेना है? पहला बोलो बोलो बोलो, ट्राई करो, बोलो। पर्सन हुज इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, सेल्स का टर्नओवर 5 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट को पैन लेना है, रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख रुपए से ऊपर जा रहे हैं, एमडी, पार्टनर, डायरेक्टर बनने जा रहे हो, पैन लेना है। अब और शॉर्टकट चीजों को, चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट और बिजनेस को छोड़ करके बाकी सबको पैन 31 मई से पहले लेना है। चैरिटेबल ट्रस्ट और बिजनेस को बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से पहले पैन ले लेना है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट और बिजनेस को पैन फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले लेना है, बाकी सबको 31 मई के टाइम पे लेना। ये सुनो। अच्छा जी, पिछले साल कुछ और लोग ऐड किए थे जिनको पैन का रिक्वायरमेंट है, मतलब ये लोग को भी अब क्या करना पड़ेगा? पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये पिछले साल का अमेंडमेंट है पर पूछा जा सकता है। कब कब? एवरी पर्सन इफ दे डिपॉजिट कैश, वहां पे क्लियर वर्ड लिखा है कैश। सो एवरी पर्सन इफ दे डिपॉजिट कैश इन वन और मोर अकाउंट, यस, इन एग्रीगेट 20 lakhs और मोर, अगर किसी भी अकाउंट में आप डिपॉजिट करते हैं 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो आपको पैन लेना है एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड टू डिपॉजिट। डिपॉजिट करने से पहले उसको पैन लेना है, समझ में आया? एटलीस्ट 7 दिन पहले उसको पैन लेना है। पहले पैन ले, पैन लेने के बाद बैंक में जा, क्योंकि बैंक वाला माँ तेरे से बोलेगा 50,000 के ऊपर मेरे को पैन दे, और तू तो उधर कितना डिपॉजिट कर रहा? 20 लाख। यस, अब यहाँ पे दो चीजें बहुत अच्छे समझने लायक है। यहाँ पे आपको बोला है ओपन वन और मोर अकाउंट, यहाँ पे उन्होंने नहीं क्लासिफाई किया सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और अदर अकाउंट। तो कोई भी अकाउंट में आपने 20 लाख रुपए से ऊपर डाला, आपको पैन देने का है, खत्म हो गई बात। दूसरा, एवरी पर्सन हु इंटेंड टू विड्रॉ द कैश 20 लाख और मोर, अगर 20 लाख या उससे ज्यादा आपको विड्रॉ भी करने हैं तो आपको पैन देना है 7 days बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड टू विड्रॉ द अमाउंट।
नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इंटेंड टू ओपन अ करंट अकाउंट, बेटा करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो 7 दिन पहले क्या लेके आओ, पैन लेके आओ। यस, तो डिपॉजिट या विड्रॉ 20 लाख से ऊपर का है तो पैन लेना है, एक वर्ड में समझ सकते हो 2 पॉइंट को। तीसरा, करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो आपको पैन नंबर देना है बराबर। अगर आपने पैन का कंप्लायंस नहीं किया या जो पैन रॉन्गली कोट किया, सेक्शन 272B 10,000 रुपए फॉर ईच सच डिफॉल्ट, 10,000 रुपीज फॉर ईच सच डिफॉल्ट की आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। यस, अब देखिए निर्मला सीतारमन जी ने देखा कि यार 140 करोड़ भारतीय है, लेकिन इसमें से ले देके 40 करोड़ लोगों के पास ही पैन है, पर मोर देन 100 करोड़ पीपल हैव आधार। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आधार के साथ आपकी गवर्नमेंट की चीजें लिंक्ड है और पैन के साथ आपकी चीजें लिंक हो गई तो तकलीफ हो जाएगी। तो लोग क्या कर रहे थे, पैन ले ही नहीं रहे थे, आधार लिए जा रहे थे। तब निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया, विथ ड्यू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2017 में आधार के लॉ को मैंडेटरी कर दिया। एक नया सेक्शन इंसर्ट किया, सेक्शन 139AA, जिसने कहा आ से आधार। क्या कहा? आ से आधार। 2017 1 जुलाई 2017 के बाद कोई भी रिटर्न भरना है या पैन अप्लाई करना है, आपके पास आधार होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास आधार नहीं है तो आधार का एनरोलमेंट आईडी दे दीजिए। आधार का क्या दे दीजिए? एनरोलमेंट आईडी दे दीजिए। और उस टाइम पे एक एक्सेप्शन निकाला कि कुछ लोग के पास आधार नहीं भी है तो वो रिटर्न फाइल कर पाएंगे। मतलब ये जो सेक्शन है आधार का, ये 4 लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन है, ये 4 लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। पहला, नॉन रेसिडेंट, नॉन सिटीजन। लॉजिकल बात है, अगर आप नॉन रेसिडेंट है या नॉन सिटीजन है, आपको आधार क्यों देंगे? आधार इज आइडेंटिटी ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो नॉन रेसिडेंट, नॉन सिटीजन, इवन दो दे डू नॉट हैव आधार, बट इनको रिटर्न भरने का ऑप्शन रहेगा। तीसरा, पर्सन, अ पर्सन हु इज 80 ईयर्स और अबाउ। अब देखिए 80 ईयर्स ऑफ अबाउ का जो पर्सन है, इसको एग्जम्प्ट किया गया है आधार से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक सहानुभूति है, भैया 80 साल का व्यक्ति कहाँ आधार के कंप्लायंस करने के लिए आएगा, हैंड प्रिंट ले, ये ले, वो ले, बायोमेट्रिक्स ले, इसीलिए उन्हें क्या किया गया था, एग्जम्प्ट। एंड लास्ट, पर्सन रिसाइडिंग इन आसाम, मेघालय एंड जम्मू कश्मीर। अब इस केस में ऐसा है कि आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया के होने के कारण इंडिया में पहले ही एक इशू चल रहा है कि बाहर के लोग, रिफ्यूजीज आकर के वहां बस जा रहे हैं। अगर इनको आधार दे दिया विदाउट अ क्लासिफिकेशन कि ये सच में इंडियन है या नहीं है, तो इसके गवर्नमेंट को तकलीफ हो सकती है। जिनको इंडिया में राइट्स नहीं मिलने चाहिए उनको भी राइट्स मिल सकते थे। तो इसी के लिए आधार की एप्लीकेबिलिटी इन 3 जगह से हटा दी, आसाम, मेघालय एंड जम्मू कश्मीर। तो 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार नहीं भी है तो भी चलेगा। कौन? नॉन रेसिडेंट, नॉन सिटीजन, 80 ईयर्स और अबाउ, पर्सन रिसाइडिंग इन आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर। यस और नो? अच्छा जी, सो कोट करना है एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग एंड पैन, वेयर पर्सन डज नॉट हैव आधार, एनरोलमेंट आईडी दे दीजिए। अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो आपका जो पैन है वो क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनवैलिड नहीं, इनऑपरेटिव हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आया तो भी यहां से आएगा किन किन लोगों पे आधार एप्लीकेबल नहीं है। 4 लोग, नॉन रेसिडेंट, नॉन सिटीजन, 80 और अबाव, एंड पर्सन रिसाइडिंग इन आसाम, मेघालय एंड जम्मू कश्मीर। इस सेक्शन पे इधर ही क्वेश्चन आ सकता। अब सुन, जब गवर्नमेंट ने क्या ला लिया बेटा, एक्सेप्शन ला लिया कि कुछ लोगों को क्या नहीं है, जरूरत, आधार की जरूरत नहीं है, तो देयर वाज नीड टू चेंज इन द आईटीआर। देयर वाज अ नीड टू चेंज इन द आईटीआर। पहले आईटीआर में सिर्फ एक ही कॉलम आता था, पैन, पर अब कुछ लोगों पे पैन एप्लीकेबल है, आधार एप्लीकेबल नहीं है, तो उन्होंने आधार का भी एक कॉलम ऐड किया। और अब ये जरूरत महसूस होने लग गई कि भैया मान लीजिए किसी के पास आधार तो है पर पैन नहीं है, तो क्या? तो इन्होंने क्या किया, लिख दिया पैन और आधार। तो अब उन्होंने कह दिया, मान लो जिनके पास पैन नहीं है, आधार दोगे तो भी चलेगा और हम आपको पैन ऑटोमेटिक इशू कर देंगे। तो लॉ बनाया गया, अगर पर्सन के पास क्या है, आधार है पर पैन नहीं है, ही विल बी अलॉटेड पैन, ही विल बी अलॉटेड पैन। और इसको स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के अंदर में देखना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के अंदर में देखना पड़ेगा, पैन को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। यस, हालांकि ये लिस्ट नहीं आई कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन में आपको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक और जबरदस्त काम किया। गवर्नमेंट ने बोला आधार और पैन को लिंक करो, एंड लास्ट डेट वाज 31 मार्च 2022।
यस और नो? ये अलग बात है, बाद में नोटिफिकेशन देके उन्होंने एक्सटेंड किया। लॉ कहता है 31 मार्च 2022 वाज द लास्ट डेट जब आपके पैन और आधार को क्या करना है, लिंक करना है। सो where such person has not intimated his Aadhaar number before 31st March 2022 has intimated his Aadhaar number, yes, the PAN would be inoperative. The PAN would be operative within 30 days of the date of intimation of Aadhaar. तो मान लीजिए अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया, आपका आधार को क्या कर देते थे ये लोग, इनऑपरेटिव। फिर जब आप आपके पैन को इनऑपरेटिव कर देते थे। फिर जब आप कम्युनिकेट करते थे उससे 30 दिन के बाद इसको क्या करते थे, एक्टिवेट करते थे। ये सुनो, अ पर्सन हुज पैन हैज बिकेम inoperative would be liable for further consequences commencing from a period from 1st July 2023। अगर मान लीजिए आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो ये नए प्रोविजन से आपके साथ क्या किया जाएगा। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया आफ्टर जुलाई 2023 तो क्या किया जाएगा, पहला, नो रिफंड ऑफ एनी टैक्स और पार्ट देयर ऑफ शैल बी मेड। आपके रिफंड इशू को रोक देंगे, बंद नहीं कर देंगे, कैंसिल नहीं कर देंगे, जब तक रीएक्टिवेट नहीं होता तब तक के वो रोक देंगे। नहीं तो रिफंड के लिए रूल क्या है, रिटर्न भरते ही 15 दिन में रिफंड आता है, तो वो क्या कर देंगे, डिले कर देंगे। इंटरेस्ट वुड नॉट बी पेएबल ऑन सच रिफंड। मान लीजिए रिफंड ड्यू होता है तो कुछ दिन तक के आपको देना पड़ता है, नहीं तो गवर्नमेंट को 5% से गवर्नमेंट क्या करती है, आपको इंटरेस्ट देती है 6% के हिसाब से, तो गवर्नमेंट वो देने वाली नहीं है। वेयर टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स इट शैल बी डिडक्टेड एट हायर रेट। पैन के अंदर एक प्रोविजन है 206AA, अगर सामने वाला पैन ना दे या पैन इनकरेक्ट दे तो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट हाईएस्ट रेट, रेट इन एक्ट, रेट इन फोर्स और 20%। याद आ रहा है क्या? तो अब आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया, मतलब आपके पास पैन है ही नहीं, टीडीएस हायर रेट पे जाएगा। ठीक उसी तरीके से टीसीएस भी किस रेट पे जाएगा, हायर रेट पे जाएगा। टीसीएस भी किस रेट पे जाएगा, बोलो बेटा, हायर रेट पे जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। ध्यान से सुनिए, एक और चीज नहीं लाई गई है। मान लीजिए आपका क्या हो गया, पैन को इनऑपरेटिव कर दिया। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव कर दिया तो वापस उसको ऑपरेशनल में लाने के लिए 1000 रुपए का फीस, मतलब पैन लेना 100 रुपए, पैन इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव कराना 1000 रुपए। इसके लिए एक नया सेक्शन लाया, पढ़ो। इफ अ पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन and required to intimate his Aadhaar before 31st March 2022, the PAN of such person would be inoperative and he would be liable to pay a fees of ₹1000 under 234H। तो चलिए इसको बस रिवाइज करते हैं। आधार सबको जरूरत है, आधार और पैन को लिंक करना है 31 मार्च 2022 तक के। नहीं किया तो पैन क्या माना जाएगा, इनऑपरेटिव। पैन 4 लोगों को आधार 4 लोगों के पास नहीं है तो भी चलेगा। एनआर, नॉन सिटीजन, 80 अबव, रिसाइडिंग इन आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया, पहला कॉन्सिक्वेंसेस 1000 रुपए फीस। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस जो आपको लगेगा वो होगा कि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और वापस से ऑपरेट कराने के लिए जब आप देंगे उसके बाद 30 दिन में वो ऑपरेट होगा। तब तक क्या हो जाएगा, टीडीएस टीसीएस हायर रेट पे डिडक्ट होगा, आपको रिफंड रोक दिया जाएगा और रिफंड के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट भी रोक दिया जाएगा। समझ में आया बेटा? ये नया पार्ट है जो ऐड हुआ है फाइनेंस एक्ट 23 से। ये नया पार्ट है जो फाइनेंस एक्ट 23 से क्या हुआ है, ऐड हुआ है। यस, सो दिस वाज द प्रोविजन ऑफ पैन एंड आधार। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, पैन एंड आधार को तो मैं वैसे ही इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा, फाइनल लेवल पे बच्चा सोचेगा यार पैन आधार किधर पूछेगा, अमेंडमेंट ही उधर है, पूछेगा तेरे को। समझ में आया? अमेंडमेंट ही उधर है, तेरे को पूछेगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चल सुन, नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 139(1)A, बल्क रिटर्न। अब ये क्या था बल्क रिटर्न? ये इंडिया में कुछ 16 सिटीज के अंदर में पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था।
एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को डिटेल दे देता था अपने सारे रिटर्न की, एंड इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर कि वो क्या करे, रिटर्न भरे। क्योंकि देखिए जिस दिन रिटर्न फाइलिंग का डेट होता है दैट इज 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, आपको छुट्टी तो मिलती नहीं है, तो एम्प्लॉय बहाना बनाता था, मेरे बॉस ने मेरे को नहीं छोड़ा, मैं क्या करूं। तो ऐसे केस में क्या किया गया, एक नया स्कीम लाया गया, इसको बोला गया बल्क रिटर्न। ऐसा एम्प्लॉयर जिसके 50 से ज्यादा एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय से डिटेल कलेक्ट करेगा और वो रिटर्न को क्या करेगा, सबमिट करेगा। वो रिटर्न को क्या करेगा, सबमिट करेगा। अब ये एक ऑप्शनल स्कीम थी और इस स्कीम को क्या कहा जाता था, बल्क रिटर्न। इसको क्या कहा जाता था, बल्क रिटर्न। सो द स्कीम इज ऑप्शनल एंड प्रोवाइड एन एडिशनल मोड ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम of eligible employee and may furnish his return of income in the prescribed form। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ चैप्टर में दिया था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, एक और तरीका था रिटर्न भरने का, रिटर्न फाइलिंग थ्रू टीआरपी। ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5, रिटर्न फाइलिंग थ्रू टीआरपी। अब देखिए ये क्या था, मैं आपको बात बता देता हूं, ये क्या था रिटर्न फाइलिंग थ्रू टीआरपी। देखिए लोगों का ये कहना था, जो टैक्स पेयर है उनका ये कहना था कि ये जो सीए लोग होते हैं ना, ये सीए लोग, ये लोग बहुत लूटते हैं रिटर्न फाइलिंग करते वक्त। मेरे हिसाब से तो लूटना भी चाहिए, हमने हमारी दिवाली गवाई है, हमने हमारा सुख चैन गवाया है, तुम तो इस कोर्स को फुल टाइम कोर्स भी नहीं मानते 80सी में डिडक्शन देने के लिए। ये बात अलग है, हमारा पार्ट टाइम भी खाली नहीं है, ये सुनो, पर खैर इस पे कभी और आएंगे, रिविजन करते वक्त नहीं। आइए, तो अब क्या हुआ, द देन कांग्रेस सरकार थी, बहुत प्यारी सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, एक स्कीम लेके आई थी रिटर्न फाइलिंग थ्रू टीआरपीज। टीआरपीज वो इंडिविजुअल्स थे जो क्या करते थे, लोगों के बिहाफ पे रिटर्न फाइल करते थे, दे वेर द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और लोगों को क्या करते थे, रिटर्न फाइल करते थे। यस, अब इस सेक्शन में पढ़ने लायक चीज क्या है, लॉजिकली इस सेक्शन में पढ़ने लायक चीज है दो, कौन टीआरपी नहीं बन सकता और कौन से रिटर्न टीआरपी नहीं फाइल कर सकते। इस चैप्टर में दो ही चीज पढ़ने लायक है, पूरी चीज नहीं पढ़ने का है टीआरपी के अंदर में। एक बात याद रख, टीआरपी कौन बन सकता है, इंडिविजुअल, एलिजिबल इंडिविजुअल बन सकता है। टीआरपी कौन नहीं बन सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया सीए नॉट सीए में। तो सीए नहीं बन सकता, लीगल प्रैक्टिस लीगल प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता, दैट इज एडवोकेट, एन एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन टीआरपी नहीं बन सकता। चलो कम ऑन, हु कैन नॉट बी टीआरपी, सीए नहीं बन सकता, एडवोकेट नहीं बन सकता, स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन नहीं बन सकते। हालांकि स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन में एक ही बंदा बताया है, एम्प्लॉय ऑफ शेड्यूल बैंक। कौन, एम्प्लॉय ऑफ अ शेड्यूल बैंक, वो नहीं कर सकता। फर्दर, कौन से रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता, पहला रिवाइज रिटर्न, अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं भरा। रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता अगर ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरा। कैसे समझेगा बेचारे को क्या किया था सीए ने, समझ में आया। तो पैसे के चक्कर में तुम सीए से टीआरपी के पास चले गए, बेचारे को समझ में ही नहीं आएगा ओरिजिनल रिटर्न में किया क्या था, तो रिवाइज रिटर्न वो नहीं भर सकता। दूसरा, पर्सन जो नॉन रेसिडेंट है इन इंडिया, उसका रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। पूछो क्यों, टीआरपी का क्वालिफिकेशन देखोगे ना हंस लोगे। टीआरपी का क्वालिफिकेशन क्या है, टीआरपी का क्वालिफिकेशन है एनी ग्रेजुएट टीआरपी बन सकता है, ये क्वालिफिकेशन है। मतलब साइंस वाला बंदा आके टीआरपी बनेगा, यहाँ कॉमर्स वालों को टैक्स समझ नहीं आता ढंग से, साइंस वाले को तुम एक्सपेक्ट कर रहे रिटर्न बनेगा। दूसरा, अ पर्सन हु हैज क्लियर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ सीए सीएस सीएमए, ये उसका क्वालिफिकेशन है टीआरपी बनने का। मतलब तुमको हमारा फिनिश प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तुमको हमारा रॉ मटेरियल चाहिए, समझ रहे हो। अ पर्सन हु हैज क्लियर्ड द इंटरमीडिएट एग्जाम, मतलब फाइनल वाला बंदा टीआरपी बन सकता है पर सीए नहीं बन सकता। मस्त, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड का बेस्ट डेफिनेशन। अब आप बताइए मैं क्यों हंस रहा हूं कि नॉन रेसिडेंट का रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता, सिंपल है ब्रो, बीकॉम में थोड़ी ना पढ़ाया जाता है एनआर टैक्सेशन। तो मान ली ग्रेजुएट करके भी आया होगा बेचारे को एनआर टैक्सेशन के लॉ पता ही नहीं है, ही डोंट नो 115 ए क्या होता है, 115 ए बी क्या होता है ना, 10(4) डी क्या होता, बेचारे को बीकॉम के अंदर में पढ़ाया नहीं, कैसे समझेगा उसको क्या फाइल करना है। तीसरा, पर्सन कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, अगर आप टैक्स ऑडिट में कवर है तो उसका नहीं भरेगा। टैक्स ऑडिट का रिटर्न, वाह भाई टीआरपी नहीं भर सकता। हाँ, तुमको टैक्स ऑडिट चैप्टर नहीं है ना क्लॉज बाय क्लॉज तुमको टैक्स ऑडिट चैप्टर नहीं है ना क्लॉज बाय क्लॉज, तो तुम नहीं भर सकते। तो चलो वंस अगेन, 3 रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता, टैक्स ऑडिट वाले केसेस, नॉन रेसिडेंट वाले केसेस, ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं भरा तो रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। बात समझ में आ रही है सभी को, वाह भाई।
अब कुछ और लोगों को रिटर्न भरना है, बात समझना, अब कुछ और लोगों को रिटर्न भरना है। किस किस को रिटर्न भरना है? सबसे पहले आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 पे आइए वापस से। रिटर्न ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट 139(4)A, याद रखने का तरीका, अ चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट को रिटर्न भरना है। पहले कुछ याद दिलाता हूं, चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम एग्जम्प्ट होती है सेक्शन 11 से 13 के अंदर में, यस और नो। तो अगर ये एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले देयर इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो सेक्शन 11 एंड 12 में एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले अगर चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, दे नीड टू फाइल रिटर्न। फर्दर एक और बात बता दूं, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जाती है तो इनको अकाउंट्स भी मेंटेन करना होता है, ऑडिट भी मेंटेन करना होता है। अब आप बताइए, इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर गए मतलब रिटर्न भी भरना है, अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं, ऑडिट भी कराना है। अब तू सोच के बता, फिर चैरिटेबल ट्रस्ट के रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या हुई? 31 अक्टूबर, क्योंकि ऑडिट तो मैंडेटरी हो जाएगा रिटर्न भरने के साथ साथ ही। यस, तो इनका ड्यू डेट क्या बन जाएगा? 31 अक्टूबर। अच्छा जी सर, if total income without giving the effect to the provision of 11 and 12 exceed basic exemption limit, then trust is required to file ROI। कब तक के करना है सर? 31 अक्टूबर। ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है जब इनकम कितने से एक्सीड करती है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यस, अच्छा जी सर। इसके अलावा रिटर्न न फाइल करने के लिए पेनल्टी लगेगी 100 रुपीज फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट। 100 रुपीज फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट। फीस जो लगेगी वो तो लगेगी ही, पेनल्टी भी लगेगी 100 पर डे के हिसाब से चैरिटेबल ट्रस्ट को। देन आते हैं 139(4)B, याद रखने का तरीका, भाजपा अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये रिटर्न है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। पॉलिटिकल पार्टी को अपना रिटर्न कब भरना है? पहले कुछ याद दिलाता हूं, याद कर बेटा, पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जम्प्ट है 13A के अंदर में, याद आ रहा है क्या? तो 13A का एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले अगर इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले अगर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो भाई साहब आपको रिटर्न फाइल करना है। सो इफ द टोटल इनकम without giving effect to the provision of 13A exceeds basic exemption limit, then political party is required to file return। आपको याद दिला दूं, पॉलिटिकल पार्टी अगर एग्जम्पशन क्लेम कर रही है तो ऑडिट करना मैंडेटरी है, याद आ रहा है तुमको? यस, तो ऑडिट कर रही है, नहीं याद आ रहा तो टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का रिवीजन आएगा, उसमें देख लेना। पॉलिटिकल पार्टी को अपना ऑडिट फाइल करना मैंडेटरी है। ऑडिट है मतलब इनकी भी ड्यू डेट क्या बन गई? 31 अक्टूबर। Everybody, so 139(4)A पॉलिटिकल पार्टी, सॉरी चैरिटेबल ट्रस्ट, 139(4)B पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट आता है 139(4)C। आप जानते हैं सेक्शन 10 के अंदर में मेनी क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन, सेक्शन 10 के अंदर में मेनी क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को आपको क्या करना पड़ता है? एग्जम्पशन देना पड़ता है। इसमें कौन कौन आते? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, सोशल साइंटिफिक रिसर्च, अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लोग अपनी इनकम सेक्शन 10 के अंदर में एग्जम्प्ट करवाते हैं अगर इनकी इनकम बिफोर सच एग्जम्पशन एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर सेक्शन 10 की एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले की इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, इनको रिटर्न भरना है। यस, अब देखिए इनमें से कई लोगों को ऑडिट है, कई लोगों को ऑडिट नहीं है, तो इनकी ड्यू डेट जुलाई भी हो सकती है, अक्टूबर भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूट 139(4)D। ऐसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो सेक्शन 35 में अप्रूव्ड है, सेक्शन 35 मतलब जिनका ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च है, तो ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट जिनका अप्रूवल सेक्शन 35 के अंदर में हुआ है, मैंडेटरीली नीड्स टू फाइल रिटर्न, इनकम ऊपर जाए या न जाए। ऑल ऑफ द अबव विच आर अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35 ROI इज मैंडेटरी। विषय ओवर। 139(4)E हम चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस ट्रस्ट, वहां पे आपको बताया जाता है बिजनेस ट्रस्ट जो है, राइट, इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आंधी आए, तूफान आए या अंबर फट जाए, मतलब लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, बिजनेस ट्रस्ट को रिटर्न भरना है। 139(4)E। याद रखने का तरीका, ए बिजनेस ट्रस्ट, याद रखने का तरीका, ए बिजनेस ट्रस्ट, तेको रिटर्न भरना ही भरना है। And the last one,
लास्ट वन, इसमें एक और कैटेगरी आता है इन्वेस्टमेंट फंड्स। इसमें एक और कैटेगरी आता है 139(4)(f। वो यहाँ पे लिखा भी नहीं है, इंपॉर्टेंट होने के इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए, बट हाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं मेरे साथ 139(4)(f इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड को भी ROI मैंडेटरी है। 139(4)(f इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फंड को भी ROI मैंडेटरी है। इज दैट डन? चलिए, चैप्टर का लास्ट पार्ट बचता है एंड दैट इज अपडेटेड रिटर्न। रिटर्न जितना बड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको करने से पहले मैं चाहता हूं तुम कुछ याद करो, बोलते जाओ। सेक्शन 139 का था, याद तो करना पड़ेगा बाबू, इतने आसानी से डिग्री मिल जाती 50 के पास होती। हाँ, मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न 139(1) ड्यू डेट टू फाइल रिटर्न, 139(3) लॉस रिटर्न, 139(4) 4 लोगों के कंधों पे जाओगे तो बिलेटेड रिटर्न, 139(5) बोल बेटा रिवाइज रिटर्न। रैंकर कहे 5 बार रिवाइज कर, रैंकर कहे 5 बार रिवाइज कर। 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न, याद आ रहा है क्या? 139(a) ये देख, याद रखने का तरीका, आ से आधार, तो आधार के पहले क्या था? पैन, एक एक कट देने का। समझ में आया? इलॉजिकल है पर याद रह सकता है तो अच्छी बात है। 2 मिथ क्लियर कर दूं। पहला, सेक्शन की लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज इररिलेवेंट एक्टिविटी, तुम लर्न नहीं कर सकते। याद हो जाए तो अच्छी बात है, यस पर इस तरीके से याद रख सकते हो। 139(AA) आधार तो बाद में आया, AA तो बाद में आया, पहले क्या था? ए, तो पहले पैन था, बाद में आधार आया। समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट 139(4)(a) चैरिटेबल ट्रस्ट, 4B पॉलिटिकल पार्टी, 4C अदर इंस्टीट्यूट, 4D याद रखने का तरीका, डी से डिस्कवरी, साइंटिफिक रिसर्च करके डिस्कवरी की रिटर्न मैंडेटरी, डी से डिस्कवरी। 4E ए बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट को भी रिटर्न मैंडेटरी। 4F फ्यूचर वाला इन्वेस्टमेंट फंड, फ्यूचर वाला इन्वेस्टमेंट फंड, 4F रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी। इसके बाद में याद करके देख 139(B) बकवास स्कीम टू फाइल रिटर्न, TRP, बकवास स्कीम टू फाइल रिटर्न, TRP। 139(1)(a), 139(1)(a बल्क रिटर्न। कौन सा? बल्क रिटर्न। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सारा प्रोविजन ये जो है इस तरीके से याद करने की कोशिश करो। 2 मिनट के लिए चलो देखो और याद करो। डन है जी?
देखिए, इवन दो इट इज अ चार्ट रिवीजन, स्टिल आई वांट यू कि इस चार्ट रिवीजन के साथ साथ खुद का एक रिवीजन तुरंत डन करने का, स्पेशली जो जो इंपॉर्टेंट है उसका एक रिवीजन तुरंत डन करने का। तो चार्ट रिवीजन को देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, बीच में रोक दो और वापस से 3-4 सेक्शन पीछे से रिवाइज करके आओ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर रोक दो। इससे फायदा ये होगा, तुम फाइनल वालों को, तुम्हारे पास टाइम कम रहता है चीजें रिवाइज करने का, तो टाइम में से टाइम निकालो। जब ये रिवीजन चल रहा होगा, 4-5 सेक्शन जैसे हुए वैसे ही वहीं उसको रोक देने का, खुद से पढ़ने का। इसमें एक टाइम पे 2 बार रिवीजन होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा तेरा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा तेरा। गेटिंग इट और नॉट? चेक कर। और मैं तो आपको एक और बात बोलता हूं, मान लीजिए आपने जैसे ही मेरे चार्ट रिवीजन कंप्लीट किया, तुरंत उठा करके क्वेश्चन से क्वेश्चन भी सॉल्व करने का उसी दिन। तो इससे क्या होगा, माइंड फ्रेश है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन में से 3 एक्चुअली सॉल्व करने के, 2 ऑडिट करने के। 5 के 5 ऑडिट नहीं करने के, डीटी में तुमको लिखना पड़ता, रिवीजन के सहारे कुछ नहीं होता। रिवीजन सिर्फ तेरे को कम टाइम में ज्यादा प्रोसेसिंग के लिए काम देगा, पर तेरे को सॉल्व तो करना पड़ेगा बाबू। हमने रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों के अंदर में मोर देन रेगुलर में तो मोर देन 300 क्वेश्चन सॉल्व किए और फास्ट ट्रैक में तो मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तेरे को लिखेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। डन। चल एक और बार रिवाइज कर। 139 क्या था? मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न। 139(1) ड्यू डेट। 139(3) लॉस रिटर्न। 139(4) बिलेटेड रिटर्न। 139(5) रिवाइज रिटर्न। 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। 139A पहले क्या आया? पैन। उसके बाद क्या आया? आधार। फिर 4A चैरिटेबल। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट स्पेसिफाइड एंटिटी। नेक्स्ट कवर्ड अंडर सेक्शन, बोलो बेटा, 35F फ्यूचर वाला इन्वेस्टमेंट फंड। 139B बकवास स्कीम TRP। 139(1A बल्क रिटर्न। याद आ रहा है तुम लोग को? चलो जी। आ जाओ बेटा। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट, और आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अपडेटेड रिटर्न। आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्या बेटा? अपडेटेड रिटर्न। अब देखिए क्या होता था, होता ये था, आदमी रिटर्न भरता था, नहीं भरता था, आगे चल के असेसमेंट लगते थे, उसको बाद में इनकम वहाँ पे डिक्लेयर नहीं करी हुई इनकम मिल गई तो सेक्शन 69 में उसकी इनकम ट्रीट कर, फिर पेनल्टी लगा अनडिस्क्लोज्ड एंड अदर चीज़ों के लिए। एसएससी का एक सिंपल सा कहना था, एसएससी कहता था तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ दी? मेरे को अगर मान लो मेरा कोई पॉइंट बताना भी है, तुम मेरे को बोल रहे क्या कर, फाइनेंशियल ईयर एंड कर 31 मार्च को, जुलाई के अंदर में तू मेरा रिटर्न भर दे। जुलाई में तू नहीं भर पाया, अक्टूबर में तू नहीं भर पाया, तो 31 दिसंबर से पहले भर दे। पर मान ले ये जेन्युइनली भी तो पॉसिबल हो सकता है कि मेरे को बाद में ध्यान आए, अगले साल के रिटर्न में ध्यान आए, पहले साल के रिटर्न में गड़बड़ कर दी। मैं एक्सपेक्टेड थोड़ी ना दिसंबर में याद रखूं रिटर्न भरने के बाद कि मैंने कोई गलती की थी क्या, पर अगला रिटर्न भरते वक्त, रिवीजन करते वक्त मेरे को समझ में आता है ये पहली वाली चीज मैंने सही की है ही नहीं। तो अब मेरे केस में तो आप कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे, फिर जो आप पेनल्टी लगा रहे हो वो तो गलत ही लगा रहे हो, ये तो अनड्यू हार्डशिप है। एओ बोलता था नहीं नहीं पेनल्टी कैसे गलत है, तुम्हारा नॉन कंप्लायंस है। वो कहता है महाराज नॉन कंप्लायंस है, समझ में आया, सुधारने की गलती कहां दी तुमने? तुम सुधारने की गलती तो देते, अपडेट तो करने देते। हाँ तो हमने दिया था ना बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न। महाराज मान लो आपने मेरे को रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन दिया, मैं रिवाइज कब कर सकता हूं? जब मैंने ओरिजिनल रिटर्न डाला। मैं रिवाइज कब कर सकता हूं? जब मैंने ओरिजिनल रिटर्न डाला। मान लो मैं रिटर्न ही डालना भूल गया था, उस टाइम पे मेरी कुछ आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड पैच, आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड पैच। सपोज शादी चल रही थी, शादी टूट गई थी, मैं रिटर्न भरते बैठू, अपना घर संभालते बैठू, क्या कर रहे हो तुम? अब तुमने मेरे को किधर अपॉर्चुनिटी दिया? हाँ तो तुम बिलेटेड कर लेते, दिसंबर तक के हमारा कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं होता डाइवोर्स। अब बोल, मैं कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूं, साले तेरे को रिटर्न भरने की पड़ी है तुमने, लेकिन मेरे को ऑप्शन किधर दिया? वो कहते हैं ना कि जिंदगी कभी मौके देते तो मेरा भविष्य कुछ अलग होता, ना मौके मिले ना जिंदगी मिली, बात समझना।
तो मेरे लिए कुछ तो करना था। गवर्नमेंट ने समझा कि बात तो सही है, डिमांड तो सही है, तब जाके एक नया कंसेप्ट लेके आया, अपडेटेड रिटर्न। क्या नया कंसेप्ट लेके आया? अपडेटेड रिटर्न। अब अपडेटेड रिटर्न के तहत तुमको क्या दिया गया है? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 24 महीने। क्या बोला बेटा? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 24 महीने तेरे को दिए गए हैं, 24 मंथ्स, दैट इज 2 ईयर। यानी अगर तेरा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है 20 टू 23, तो तेरे को 2025 तक का टाइम दिया है। कोई बात नहीं, तू अपडेटेड रिटर्न भर। सो अब मुझे एक बात बताइए, अपडेटेड रिटर्न क्या सिर्फ तभी भरा जा सकता है जब पहले रिटर्न भरा हो, या तब भी भरा जा सकता है जब पहले रिटर्न नहीं भरा हो? आई गेस तब भी भरा जा सकता है जब पहले रिटर्न नहीं भरा हो। तो बस इसी पॉइंट के साथ अपडेटेड रिटर्न को लाया गया। अब ध्यान से सुनिए, अपडेटेड रिटर्न जब आप भरेंगे तो जो एडिशनल इनकम आप शो कर रहे हैं, इस पे टैक्स तो देना ही देना है। यहां पे एक और नया कंसेप्ट ऐड किया गया, एडिशनल टैक्स भी देना है। मतलब आपको सिर्फ वही अमाउंट पे टैक्स नहीं देना जो बैलेंस बच गई, वो तो आप करोगे ही करोगे, इसके अलावा आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगा। आप ऐसा समझ लो, पेनल्टी ना लेके तुमसे एक छोटा सा अमाउंट ले रहे क्योंकि डिले तुमने किया है। अब तुम बोलोगे मेरी गलती हुई, मेरे को एडजस्ट भी कर, तो थोड़ा तो पेमेंट करके तुमको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सो हियर यू पे टैक्स प्लस यू ऑल्सो पे एडिशनल टैक्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और इसका कुछ इंपैक्ट 234 बीएनसी में भी आता है, वो वहां डिस्कस करेंगे। आ जाओ इधर। हु कैन सबमिट अपडेटेड रिटर्न? पहला, एनी पर्सन। हु कैन सबमिट अपडेटेड रिटर्न? पहला, एनी पर्सन whether or not he has filed the return, or he has filed the return under 139(1), or he has filed the return under 139(4), or he has filed a revised return, or he has filed the revised return। कब तक के? 24 months from the end of relevant assessment year। मतलब मान लीजिए असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो मैक्स बाय 31 मार्च 2026। समझ में आ रही बात? अगर असेसमेंट ईयर 23-24 है तो मैक्सिमम बाय 31 मार्च 2026 तूने अपडेटेड रिटर्न। देखिएगा हर जगह आपको ला के रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है वहां पे आपको मैंने ला के रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी सर, सुनिए, अपडेटेड रिटर्न के लिए एक नया आईटीआर आया, आईटीआर यू। याद है क्या? इसके लिए एक नया आईटीआर आया, आईटीआर यू। ये आपको आया है। आपको क्या करना है? अपडेटेड रिटर्न अगर भरना है तो आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। अपडेटेड रिटर्न अगर भरना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स भी भरना पड़ेगा, और साथ साथ में एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। अब एडिशनल टैक्स कितना, ये काम की चीज है। एडिशनल टैक्स कितना, ये काम की चीज है। अगर आप पहले 12 महीने में आइडेंटिफाई कर देते हैं फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी इफ यू आइडेंटिफाई टिल 31 मार्च 2025, तेरे पास ओवरऑल टाइम लिमिट कितना है? 2026। अगर तू 31 मार्च 2025 तक के आइडेंटिफाई कर देता है तो एडिशनल टैक्स विल बी 25% ऑफ योर टैक्स पेएबल। तो इट विल बी 25% ऑफ द टैक्स पेएबल प्लस इंटरेस्ट। अगर तू 31 मार्च के बाद आइडेंटिफाई करता है, 31 मार्च 2000, यानी अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1/4/2025 टू 31 मार्च 2026 तो आइडेंटिफाई करता है, तो 50% ऑफ सच टैक्स। तो जो भी तेरा टैक्स पेएबल निकल रहा है इंक्लूडिंग एचईसी एंड सरचार्ज, उसका 50% तेरे को आज ही देना है इन द नेम ऑफ एडिशनल टैक्स। ये पेनल्टी नहीं है, ये एडिशनल टैक्स है जो तू देगा। ये क्या है? एडिशनल टैक्स है जो तू देगा। अब मान ले तेरा टैक्स पेएबल आ रहा है, ध्यान से सुन, तेरा टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग सरचार्ज एसईसी आ रहा है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। यहां कितनी पेनल्टी देना है बोल? 25% ऑफ 2 लाख। यहां कितना देना है? 50% ऑफ 2 लाख। ये जानबूझ के बना के रखो, स्पेस इसीलिए दी है। सर इनकम का नहीं, टैक्स पेएबल का।
यस और नो? चलिए, इज दैट डन? अच्छा जी। सर, आप टैक्स कैसे निकालेंगे? इसके टैक्स निकालने का कैलकुलेशन सेक्शन 140 बी के अंदर में लाके रखा है। इसका टैक्स कैलकुलेशन 140 बी के अंदर में लाके रखा है। वो भी डिपेंड करता है तुमने पहले रिटर्न फाइल किया या नहीं। मान लीजिए अगर आपने पहले रिटर्न फाइल किया है तो आपका टैक्स पेबल शुड बी कंप्यूटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। इतनी चीजें माइनस होगी और फिर टैक्स पे निकलेगा। आपने जितना टैक्स ऑलरेडी पेड किया होगा ये माइनस कर देंगे, जितना आपका टीडीएस टीसीएस क्रेडिट है वो भी माइनस कर देंगे, आपका कुछ मैट एएमटी क्रेडिट है वो भी माइनस कर देंगे। यस और नो? द अफोर्सेड टैक्स शैल बी इंक्रीज बाय अमाउंट ऑफ रिफंड इफ एनी इशूड। इसके पहले अगर आपको कोई रिफंड इशू हो चुका था रिटर्न के बेसिस पे तो वो रिफंड को क्या करेंगे? ऐड। यस। द अपडेटेड रिटर्न शैल बी अकम्पनीड बाय प्रूफ ऑफ पेमेंट। मान लीजिए इसके पहले आपने कभी रिटर्न भरा ही नहीं था, अब क्या? तो आपका टैक्स पेबल निकाला जाएगा आफ्टर रिड्यूसिंग। हो सकता है कोई एडवांस टैक्स पे किया हो वो माइनस करो, हो सकता है कोई टीडीएस टीसीएस होगा वो माइनस करो, हो सकता है कोई रिलीफ मिलने वाला होगा डीटीडब्ल्यूए का वो माइनस करो, कोई एएमटी मैट क्रेडिट होगा वो माइनस करो। यस और नो? चलिए जी सर, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हेन अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड। देखिए मुझे पर्सनली दिल से लगता है आपको इस पे क्वेश्चन आएगा, मेरे को पर्सनली दिल से लगता है, क्योंकि देखिए पिछले अटेम्प्ट में भी इसी पे क्वेश्चन आया था। एन एग्जामिनर हैज अ लॉट टू आस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अपडेटेड रिटर्न व्हेन कैन नॉट बी फाइल्ड इफ अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। अपडेटेड रिटर्न मस्ट बी अ रिटर्न ऑफ इनकम, इट कैन नॉट बी अ रिटर्न ऑफ लॉस। बात समझिएगा, मतलब ये कि पहले लॉस रिटर्न था, अभी भी लॉस रिटर्न है बट इंक्रीज करके बताया है, नो अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड। पहले लॉस था अब भी लॉस है पर रिड्यूस करके बताया है, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड। क्योंकि लॉस रिड्यूस मतलब इनकम इंक्रीज्ड। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, तूने पहले 5 लाख की इनकम दिखाई थी, अब 7 लाख की इनकम दिखाई, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड। पहले 5 लाख की इनकम थी, अब तूने 3 लाख दिखाई, अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। बात समझ में आ रही है? सो अपडेटेड रिटर्न कैन नेवर बी अ लॉस रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न हैज टू बी अ इनकम रिटर्न। सेकेंड, अपडेटेड रिटर्न हैज अ इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टैक्स लाइबिलिटी, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। या इट इंक्रीजेज योर रिफंड, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। इफ सर्च हैज बीन इनिशिएटेड, मान लीजिए आपके यहाँ पे सर्च सर्वे हुआ है, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको रिक्विजिशन किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट, मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन किया है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देने के लिए, मतलब टेक्निकली आप पे सर्च एंड सीजर चालू है, अपडेटेड रिटर्न नहीं हो सकता। When updated return has been already filed for that financial year, अगर उस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी भर चुका है तो दोबारा से एक ही साल के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। कोई प्रोसीडिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट आपके खिलाफ पेंडिंग है, इन शॉर्ट इफ देयर इज अ पेंडिंग असेसमेंट पेंडिंग सर्च एंड सीजर, अपडेटेड रिटर्न नहीं हो सकता। एंड यू आर कवर्ड अंडर दीज फॉलोइंग एक्ट। यस, पामला के अंदर में कवर हो रहे हो, ब्लैक मनी के अंदर में कवर हो रहे हो, बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर में कवर हो रहे हो, स्मगलर्स एक्ट के अंदर में कवर हो रहे हो, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। फर्दर, आपके खिलाफ डीटीडब्ल्यूए से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है और आपको ये कम्युनिकेट भी की गई है, तो मान लीजिए तुम यूएसए में टैक्स चोरी करके आए हो, वहां से इंफॉर्मेशन आई है तुम्हारे खिलाफ, वहां से क्या आई है? इंफॉर्मेशन आई है तुम्हारे खिलाफ, और ये तुमको एओ ने कम्युनिकेट भी कर दिया है, तो तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एनी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड, अगर कोई प्रोसिक्यूशन दैट इज जेल से रिलेटेड प्रोसीडिंग इनिशिएट किया है तो तुम नहीं। सीधे शब्दों में, क्लीन हो तो अपडेटेड रिटर्न भरो, इनकम दिखा रहे हो तो अपडेटेड रिटर्न भरो, लॉस कम कर रहे हो तो अपडेटेड रिटर्न भरो, तुम्हारा कैरेक्टर क्लीन है तो ही अपडेटेड रिटर्न भरो। समझ में आ रही बात? ही इज अ पर्सन बिलोंग टू क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने पास खुद के पास पावर रखा कि फ्यूचर में चल के मैं कभी भी डिसाइड कर सकता हूं कि मेरे को इसमें कोई और लोग ऐड करना है क्या। ठीक है, यहां आपका रिटर्न का चैप्टर क्या होता है? ओवर। चलो एक बार खुशी के लिए, सर खुशी कौन है? कोई भी होंगी, तुमको अपने फोकस करना है। 139 क्या था?
मैंडेटरी टू फाइल ROI 139 1 क्या था, ड्यू डेट 3 क्या था, लॉस रिटर्न 4 क्या था, बिलेटेड रिटर्न 5 क्या था, रिवाइज रिटर्न 9, डिफेक्टिव रिटर्न 139A पैन, आ से आधार, अ चैरिटेबल ट्रस्ट, भाजपा इज अ पॉलिटिकल पार्टी, सर्टन अदर इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च एसोसिएशंस, यस बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, DEF ROI मैंडेटरी है, कुछ भी हो जाए, याद आया। ABC रिटर्न तभी भरना है जब इनकम एक्सीड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बिफोर एग्जाम्पशन। 139B ER TRP, 139 1A बल्क रिटर्न, 139 8A अपडेटेड रिटर्न, 140B टैक्स कैलकुलेशन इन अपडेटेड रिटर्न, टैक्स कैलकुलेशन इन अपडेटेड रिटर्न, टैक्स कैलकुलेशन इन अपडेटेड रिटर्न। यहाँ आपका रिटर्न का टॉपिक रिवीजन खत्म होता है सर, और प्लीज इसे अपने दोस्तों तक के फॉरवर्ड करते रहिएगा। एंड इस रिवीजन का बेहतरीन यूज लीजिएगा कब, हर 3-4 सेक्शन पढ़ने के बाद रोको, फिर से एक बार वापस पढ़ लो, यही चार्ट पढ़ते वक्त 2 बार रिवाइज कर लो, एफिशिएंसी डबल कर लो, और ये खत्म होते ही तुरंत जाओ क्वेश्चनर में। मैंने बेहतरीन क्वेश्चन रखे हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर, आज के आज तुमको सॉल्व करना है, आज का टारगेट ये है, यस और नो। मिलूंगा आपसे अगले टॉपिक के अंदर में, बाय बाय एंड टेक